विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। और अगर हमें कोरोना को हराना है तो इसके लिए जरूरी है कि हम इससे डरे नहीं बल्कि डट कर इसका मुकाबला करें। लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ना चाहते हुए भी डर, भय और तनाव से ग्रस्त होते जा रहे हैं। लेकिन ये तनाव हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और इससे बचने का क्या तरीका है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने मनोचिकित्सक और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस यानी कि इहबास के डायरेक्टर डॉक्टर निमेश देसाई। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया साइंस चैनल में। नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। जी डॉक्टर साहब, कोरोना से बचाव और इलाज के तरीकों पर तो हम सभी लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ा एक और पहलू है जिस पर आमतौर पर लोगों की नजर नहीं जाती और वो है मानसिक स्वास्थ्य। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज इस बीमारी की वजह से लोग किस कदर तनाव में हैं और इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। सही बात कही आपने अश्विनी जी। जैसे जैसे आम समाज में सो कॉल्ड नॉर्मल टाइम में भी मेंटल हेल्थ थोड़ा लो प्रायोरिटी पे रहता है, उसमें थोड़ा बदलाव आया है कि जनमानस पे मानसिक स्वास्थ्य की बातें कुछ ऊपर आ गई हैं। मीडिया में कुछ बातें हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत बातें हो रही है, लेकिन अभी भी जो सही एम्फेसिस होना चाहिए वो शायद नहीं है। इसके 2-3 मोटे पहलू बनेंगे अश्विनी जी। पहली बात तो यह है कि मानसिक स्वास्थ्य या साइकेट्री साइकोलॉजी की जो तकलीफ, जो साइंस है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कोरोना से संबंधित हो तो उसके बारे में क्या किया जाए, बचा कैसे जाए, उनका इलाज कैसे हो। लेकिन उससे पहले का एक जो पहलू मोटे तौर पे बनता है अश्विनी जी, वो ये भी है कि जन स्वास्थ्य के हिसाब से, पब्लिक हेल्थ के हिसाब से अगर ह्यूमन बिहेवियर को समझा जाए इस महामारी को रोकने के लिए, तो मानव व्यवहार का क्या रोल है, पॉजिटिव या नेगेटिव, महामारी को रोकने में या बढ़ने देने में। क्योंकि जैसा, बल्कि मैं पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से ये कह के काफी ट्रबल्ड महसूस करता हूं, सच बताऊं परेशान थोड़ा इसलिए होता हूं कि कुछ समय से साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, साइकेट्री में एटलीस्ट हम में से कुछ साथियों में ये एहसास हो गया है कि हम सबका निजी रूप से जो स्वास्थ्य है वो हमारी जीवन शैली और हमारे व्यवहार पर है, निर्भर है। तो मेरी जीवन शैली कैसी है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी मनोस्थिति कैसी है, इस पे काफी हद तक डिपेंड करेगा मेरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। वो हम में से हर एक व्यक्ति विशेष के लिए हुआ। जो इस महामारी ने हमें सिखा दिया है वो शायद 100 साल में पहली बार कि हम सबका बर्ताव हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के रूप में 10 में से अगर 6-7 जने ठीक बर्ताव करते हैं कोरोना से बचने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी 3-4 जने अगर कोविड एडेरेंट बिहेवियर ना करें तो वो सब 10 जनों के स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। जी डॉक्टर साहब, अभी आप देख रहे हैं क्या इस तरह के, क्योंकि आप इतना बड़ा हॉस्पिटल भी है, क्या कोरोना की वजह से लोग आ रहे हैं, मानसिक तनाव में हैं लोग? हाँ, वो जरूर हुआ है। अब जो दूसरा पहलू है कि एक तो हुआ भाई मानव व्यवहार का कंट्रीब्यूशन कोरोना के एपिडेमिक में। अब बात हुई कोरोना के एपिडेमिक का असर, और वो सर्कल हो गया, एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो रहा था। पिछले 10 महीनों में हो रहा था कि थोड़े मरीज आते थे हमारे यहाँ, टेस्टिंग सेंटर और वैक्सीनेशन सेंटर भी है इबास में, न्यूरो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के साथ।
तो लोग बार बार टेस्टिंग के लिए आए या हमारी बस की इमरजेंसी में आए चिंता के साथ, टेंशन के साथ कि कहीं मुझे इन्फेक्शन हो गया। एक लेकिन उससे ज्यादा अश्विनी जी ये हो रहा था और अभी भी हो रहा है और आने वाले समय में और होगा। और ये एक और दूसरा संदेशा मैं पूरे समाज तक पहुंचाना चाहूंगा आपके द्वारा कि कम से कम जो 5-10% जनता मानसिक रूप से बीमार थी और है और जिनका इलाज चल रहा था, उस इलाज में ब्रेक पड़ने से और गड़बड़ हो गई जी। तो मानसिक स्वास्थ्य की जो तकलीफें हैं अश्विनी जी, वो नई तो उभरती हैं कुछ महामारी में, लेकिन उससे ज्यादा किसी भी आपदा में और महामारी में सबसे पहला मुद्दा ये याद रखने लायक होता है कि जिनका इलाज चल रहा है उसमें ब्रेक ना आए। तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हम लोग कंटिन्यू करें, वो हमारा दायित्व है और हमने कोशिश की बहुत सारे अस्पतालों की वो जारी रहे। समाज का और परिवारों का ये दायित्व है, फर्ज रहेगा कि जहां तक हो सके इलाज जारी रखें, चालू रखें। नए केसेस जो उभरते हैं वो अश्विनी जी 2 प्रकार के हैं। एक तो यह है कि टेम्पररी टेंशन, एंजाइटी, है ना, फियर ऑफ इन्फेक्शन, वो है। दूसरा है जिसको कहते हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर। तनाव इतना है बहुमुखी कारणों से, लॉकडाउन का तनाव, उसके कारण सोशल आइसोलेशन का तनाव, शायद घर में और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हो उसका तनाव, जो आर्थिक समस्याएं हैं बहुत सारे परिवारों को, जैसे आप और हम समझते हैं आर्थिक समस्याएं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत हो रही है, उसका तनाव, और फ्यूचर की अनिश्चितता। मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये डर वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत है। हमें जरूर दूसरी लहर के बाद हर स्तर पे सतर्क रहना चाहिए, पारिवारिक स्तर पे, समुदाय के स्तर पे और हम स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से, कि शायद मानसिक बीमारियां टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए बढ़े। ये संभव है, उनका सही इलाज हो। एक बार फिर कहूंगा, जो पुरानी पहले की मानसिक बीमारियां जिनका इलाज चल रहा था उस पे ध्यान देना बड़ा दायित्व है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो लोग एक बार कोरोना से गुजर चुके हैं, जिनको कोरोना हो गया और वो ठीक हो चुके, उनमें इस तरह की दिक्कतें काफी देखी जा रही हैं, जैसे चिड़चिड़ापन उनमें हो रहा है, घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है? अब तो कोरोना को पीछे छोड़ दिया ना, फिर इस तरह की दिक्कतें क्यों आती हैं? 2-3 कारण हैं अश्विनी जी। पहली बात तो यह है कि आंशिक रूप से एक वैज्ञानिक सच्चाई है वायरल एपिडेमियोलॉजी की भी और इस महामारी की, कि नए नए वेरिएंट्स हो रहे हैं। तो री इन्फेक्शन भी साइंटिफिकली थियोरी बात करें तो संभव है, कम तादाद में होता है, लेकिन वो डर, वो दहशत बिल्कुल नालाजमी नहीं है। ये अलग बात है कि री इन्फेक्शन हो सकता है, ये जो वैज्ञानिक तथ्य है इसको टेलीविजन पे या सोशल मीडिया में इतना उछाला जाता है, रिपीट हो जाता है कि हर एक व्यक्ति ये समझता है कि मुझे फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये एग्जैजरेट हो जाता है, फियर एंड एंजाइटी। सेकंड, कुछ हद तक शारीरिक शिथिलता और एनर्जी की कमी पोस्ट कोविड में 4-6 हफ्ते तक रहेगी। बल्कि मैं अश्विनी जी आपसे और आपके माध्यम से सबसे शेयर कर लूं, मैं कोविड पॉजिटिव रह चुका हूं। आज 4 हफ्ते पूरे हुए कोविड नेगेटिव हुए, तो मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूं, वैज्ञानिक रूप से कह सकता हूं कि कुछ हद तक थोड़ी वीकनेस या शारीरिक और मानसिक तकलीफ की समस्या रहेगी। उसको अगर हम पॉजिटिव माइंड सेट से लें, सकारात्मक सोच रखें, तो उतना असर नहीं होगा। अगर डिप्रेशन की बीमारी हो रही है कोविड के बाद, तो जरूर चाहिए कि मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से संपर्क करें। या एक चीज थोड़ा टेंजेंट लेके अश्विनी जी एक बार फिर कहना चाहूंगा सबको, थोड़ा अलग स्तर हो जाए बातचीत का। जैसे हमने शुरू में बात की, पूरे विश्व समाज में, खासकर एशिया, अफ्रीका में और दक्षिण एशिया में मानसिक स्वास्थ्य पे जोर कम रहा है, स्टिग्मा बहुत रहा है, झिझक है। लोग, आम जनता अभी भी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास जाने को गलत समझती है। अगर कोई मौका है या कोई मौका था तो वो अब है। जो स्टिग्मा है मानसिक बीमारी का और मानसिक तकलीफ के लिए कंसल्टेशन करने का, वो कम से कम अब पूरा खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग गुजर चुके हैं।
अब भी अगर हम एक करें तो बड़ी शर्म है। हाँ जी जी, एक चीज मैं डॉक्टर साहब पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कोरोना से ठीक होने के बाद जो मानसिक दिक्कतें देखी जाती हैं, ये सिर्फ डर की वजह से है, या फिर ये वायरस ही हमारे शरीर पे या फिर हमारे दिमाग पे कुछ ऐसा प्रभाव डालता है जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं? ब्रेन पे असर उस प्रकार का अभी नहीं देखा गया है, लेकिन ब्रेन पे नहीं, माइंड पे, और उससे ज्यादा जैसा मैंने कहा शारीरिक रूप से शिथिलता, थोड़ी वीकनेस, बॉडी वीकनेस रहेगी। तो बॉडी वीकनेस जो फिजिकल इफेक्ट्स हैं कोविड इन्फेक्शन के, उसका, और थोड़े सामाजिक स्थिति होगी। एक बात और मुद्दा इसमें नाजुक है, जिन जिन व्यक्तियों को थोड़ी गंभीर कोविड बीमारी हुई, भाई हमारे जैसे कुछ सदनसीबी से घर रह के होम आइसोलेशन से ठीक हो गए, कोई खास दवाई भी नहीं ली गई, 2-3 दवाई मामूली दी गई, खत्म हो गया। जिनको गंभीर बीमारी हुई, एक तो कुछ दवाइयां जैसे स्टेरॉइड्स हैं, तो स्टेरॉइड का भी ब्रेन पे और माइंड पे असर होता है, एक। दूसरा, जिनको आईसीयू पे रहना पड़ा, आईसीयू के स्टे का असर होता है। तीसरा, अगर बदनसीबी से वेंटिलेटर पे रहना पड़ा और फिर ठीक हुआ व्यक्ति, तो वो जो अनुभव है वेंटिलेटर पे रहने का और उससे संबंधित डर, तो ये जरूर कहा जाए कि जिन व्यक्तियों में गंभीर कोविड बीमारी हुई और वो रिकवर कर गए, जो 94%, 95% रिकवरी रेट हमारा है, उसमें से 20-25% गंभीर बीमार होकर अस्पताल में स्टेरॉइड से वेंटिलेशन के बाद ठीक हुए। उनमें ये संभावना ज्यादा रहती है। तो अगर हम करना चाहें तो पारिवारिक, सामाजिक और स्टेट लेवल पे हम ये करें कि ज्यादा तवज्जो दे, ज्यादा ध्यान दे उन व्यक्तियों पे जो गंभीर रूप से बीमार थे, एक। दूसरा, जैसे दूसरी लहर में हुआ है, दूसरी लहर इतनी रैपिडली ट्रांसमिट कर रही थी कि 2020 के बाद इस वक्त पिछले 2 महीने में ये हुआ कि अगर परिवार में एक व्यक्ति इन्फेक्ट हुआ तो सारे इन्फेक्ट हो ही जाते हैं। तो परिवार में जब इतने सारे इन्फेक्ट हो जाते हैं और एक्सटेंडेड फैमिली में और दोस्तों में, तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो न सिर्फ खुद बीमार होके ठीक हुए, लेकिन उनका लॉस भी हुआ। कहीं कोई मित्र गुजर गया, कहीं कोई बुजुर्ग घर में नहीं रहा, कोई वयस्क हो गया, लैप्स। तो ये 2 मुद्दे हो सकते हैं, जिनको गंभीर बीमारी हुई वो, और जिनके कोई फैमिलियर या फ्रेंड्स का क्लोज लॉस हुआ है, उसमें डिप्रेशन की और तनाव की संभावना ज्यादा रहेगी। इसके तरीके हो सकते हैं, वो बात कर लेते हैं थोड़े मिनट में। जी, यही डॉक्टर साहब जो आप बता रहे थे कि अगर किसी घर में कोई किसी अपने को खोया है अगर किसी ने, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं जो उनके साथ के लोग हैं, किस तरह से डील करें इससे? सबसे पहली बात ये कि जो भी ऐसा व्यक्ति हो, अगर वो खुद समझे, ऐसे किसी भी अनुभव को, किसी भी दुखदायक अनुभव को, खासकर ऐसे गंभीर अनुभव को मन में दबाए रखने से कोई फायदा नहीं होगा। उसको एक्सप्रेस करें, शेयर करें, एक या दूसरे प्रकार से। यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, मैं अक्सर मीडिया में दे चुका हूं, प्रेशर कुकर मॉडल ऑफ माइंड। अपने मन को अगर काल्पनिक रूप से एक प्रेशर कुकर के रूप में देखें, तो अगर वो भाप निकलने का मैकेनिज्म ना हो, स्टीम निकलने का, या सेफ्टी वाल्व ना हो, तो कभी ना कभी किसी मौके पे कुकर फट जाएगा। तो हमें ये नहीं होने देना। अगर भाप बन रही है मन में, दिमाग में, हमारी मनोस्थिति में, तो उसको कहीं प्रॉपरली एस्केप करने देना, उसको कहीं एक्सप्रेशन देना है। कुछ व्यक्ति संगीत सुने, कुछ व्यक्ति डायरी लिखें, कुछ व्यक्ति अपने घर वालों से बात करे, कोई सोशल मीडिया पे बात करे, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो एक तो हुआ डायरेक्ट एक्सप्रेशन एंड शेयरिंग, दूसरा हुआ हेल्दी डाइवर्जन, हॉबीज या नई चीजें सीखें। तीसरा और महत्व का, पूरे सम्मान के साथ कहूंगा एक बार फिर, कुछ चैनल्स में खासकर और सोशल मीडिया में इतना ज्यादा बार बार एक ही चीज दिखाई जाती है कि उसका बहुत नेगेटिव असर हो जाता है। तो जैसे हम बहुत समय से कह रहे हैं और पिछले 2 महीने में और ज्यादा कह रहे हैं, अगर लोग ठीक समझें, ये मैं समझता हूं कि मीडिया का अधिकार और हक है कि वो जानकारी जनता तक पहुंचाए। जनता को और व्यक्ति विशेष को जिज्ञासा है कि हम जानकारी पाएं, हर सुबह शाम जानकारी लें, ये माना, लेकिन उसका सही तरीका हो सकता है।
अगर सेंसिबल एक तरीका ये कि भाई सुबह 1 घंटा है, शाम में 1 घंटा, जो हमने न्यूज सुननी थी, अपडेट लेना था, वो ले लिया। बाकी के समय वही न्यूज हम 10 बार वही इमेजेस और वही आंकड़े अगर देखते रहेंगे तो उसका असर होगा, खासकर उन व्यक्तियों में जो गंभीर बीमारी से ठीक हुए हैं। वही प्रिंसिपल लागू होगा सोशल मीडिया पर। व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में अगर हम वही, ट्विटर पे वही देखते रहेंगे, वही पढ़ते रहेंगे तो असर होगा। संक्षेप में बताऊं अश्विनी जी, हमने 2001 में भूकंप के बाद गुजरात में भूज कच्छ में ये स्टडी किया था लोकली, बहुत सिस्टमैटिक रिसर्च में, और लोकल जनता से हमने ये पाया कि 2001 से ही देख रहे हैं कि जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उस पर अगर रिपीटेड विजुअल इमेजेस आती रहे, रिपीटेड इंफॉर्मेशन आता रहे, तो विपरीत असर होता है। तब ये था कि एक सीमित इलाका था, अब तो पूरा देश, पूरा विश्व ही अफेक्टेड है, तो हम अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टीवी चैनल्स का काम है कि वो 24 घंटे चलेंगे और वही चीज दिखाएंगे। मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? जी डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनके माता या पिता या दोनों ही इस बीमारी की भेंट चढ़ गए। अब बच्चों के मामले में क्या करना चाहिए? जो लोग उनके साथ में हैं वो किस तरह से उनका ध्यान रखें, और जो उनकी अपब्रिंगिंग, जो बड़े होंगे तो इस सब का असर गलत ना पड़े, उसका कैसे करें? जी, बहुत पेचीदा सवाल है और ये बहुत हुआ है, आप सही कह रहे हो। एक चीज हुई, एक तो टेम्पररी सेपरेशन हुई, पेरेंट्स आईसीयू में थे या अस्पताल में थे, आइसोलेशन में थे। दूसरा, उससे भी दर्दनाक स्थिति जो हुई है काफी, वो है कि अगर दोनों पेरेंट्स गुजर गए, बच्चे रह गए बिना माँ बाप के, तो पहले वो बात कर लें कि टेम्पररी सेपरेशन है। उस दौरान एक बार फिर कहूं, हमारे समाज की अभी भी बहुत बहुत स्ट्रेंथ है। मोस्टली बहुत सारे मौकों पे पड़ोसी या चाचा मामा फूफी के यहाँ वो 2-4 हफ्ते रख लिए जाते हैं, तो एक ताना बाना बना रहता है। लेकिन हाँ, इस दौरान भी उन चाचा को, चाची को मुश्किल होती है कि इस बच्चे से कैसे डील करें, या पेरेंट्स जब वापिस आ गए तब उनसे कैसे डील करें। मेरे वैज्ञानिक रूप से सोच के मुझे 2 ही सुझाव इसमें रहते हैं। एक तो सहज रहें, नॉर्मल रहें, बी स्पॉन्टेनियस एंड नॉर्मल, डोंट बी आर्टिफिशियल। बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल रहना भी गलत होगा। दूसरे, अगर हो सके तो एक या दूसरे प्रकार से कम्युनिकेशन करें। बच्चा अगर 6, 7, 8 साल से बड़ा हो तो जबानी बातचीत हो सके तो करिए। अगर बच्चा छोटा हो, प्ले रूम के थ्रू, पेपर पेन के थ्रू, ड्रॉ पर्सन टेस्ट बहुत मायने रखता है अश्विनी जी। तो अलग अलग तरीके हैं बच्चे की उम्र के हिसाब से, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन है वो बने रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने हमारे जैसे वयस्क लोगों के लिए कहा, वो बच्चों के लिए सच है, और ज्यादा सच है कि उनको एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, शेयरिंग का मौका मिलना चाहिए। सबसे जरूरी बात उन 2 मुद्दों के बाद, जाने अनजाने में बच्चों को उपदेश न दें। बच्चों की बात सुने, वार्तालाप करें। जाने अनजाने में ये हो जाता है, डराना, धमकाना, उपदेश देना, टोक के रखना। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी जैसा आपने कहा कि बहुत सारी चीजें मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रही हैं। जो बड़े लोग हैं वो तो चलिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो भी ये सब चीजें लगातार देख रहे हैं जो मीडिया में आ रही है या घर में जो बातें हो रही हैं। ऐसे में उनके कोमल मन के ऊपर क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है, और जो बड़े लोग हैं उनको ऐसे वक्त में जब बच्चे साथ में हैं तो किस तरह से अपना बिहेवियर और ये जो चीजें उनको कंट्रोल करनी चाहिए? एक मिनट के लिए फिर पब्लिक हेल्थ साइंस पे जाऊं अश्विनी जी। जो त्रिकोण है, क्लासिकल ट्रायंगल है पब्लिक हेल्थ का, आपको भी शायद ध्यान हो, वो क्या है? होस्ट, एजेंट, एनवायरनमेंट। ठीक है जी। मैं व्यक्ति, एजेंट कौन सा है? वायरस, और हालात और माहौल कैसा है, वातावरण। तो बहुत मैटर करता है। जैसे इस वायरस में भी है, अगर मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं 13-14 महीने से लगा हुआ हूं अस्पताल में मेरे साथियों के साथ, तो मेरा वायरस से एक्सपोजर कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं ये उदाहरण और मिसाल और ढांचा इसलिए बता रहा हूं अश्विनी जी कि वही बात लागू होगी एक्सपोजर टू एजेंट जो है,
जो बैक्टीरियम या वायरस है जिसपे कितना एक्सपोजर होगा, जिसपे डिसाइड होता है बीमारी होगी या नहीं होगी, मेरी इम्यूनिटी के साथ साथ तय होगा, वही मॉडल लागू होता है मीडिया के एक्सपोजर पे। जैसे हमने पहले कहा, अगर मैं 24 घंटे में 2 घंटे टीवी देखता हूं न्यूज, तो एक्सपोजर उतना लो हुआ। अगर मैं 24 में से 18 घंटे टीवी न्यूज देख रहा हूं, तो एक्सपोजर उतना 10 गुना हो गया। तो वर्ड एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है। बच्चे, बड़े, सब लोग, और बड़े लोग उदाहरण से बच्चों को समझाएं कि मीडिया और नेगेटिव न्यूज का एक्सपोजर कम होने दें। जैसे हम मास्क पहन रहे हैं वायरस के लिए, वैसे ही अपने आप को प्रोटेक्ट करें नेगेटिव मीडिया से। जी, है ना जी? जी। और बच्चे वही करेंगे जो हम करते हैं। एक बात कह दूं, रसप्रद है, विज्ञान अगेन ये बड़ा क्लियर करता है, हम सब जानते हैं, अगर गौर करें, हम भी बच्चे रहे, किशोर रहे, बच्चे या किशोर वो नहीं करते जो आप और हम उनको कहते हैं करने को। दे डोंट डू व्हाट वी आस्क देम टू डू। वो वही करते हैं जो हमें करते देखते हैं। बिल्कुल। So they do what we do, they don't do what we ask them to do. तो ऐसे समय में परिवार में और हर सूरत में बड़ों का जो दायित्व है, जिम्मेवारी, वो बहुत बढ़ जाती है कि सही बिहेवियर हो। अगर मैं करूं कुछ और कहूं कुछ, तो बच्चे समझ जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि आजकल इम्यूनिटी की बात हो रही है, हर कोई अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाह रहा है। अगर तमाम जो उपाय हैं इम्यूनिटी के हम लोग वो अपनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम तनाव में रहते हैं, तो ये तनाव हमारी इम्यूनिटी पे क्या असर डालता है? किस तरह से, क्या इससे भी डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है इम्यूनिटी पे? जरूर 20-30 करीब, उससे भी ज्यादा समय से, 20 साल से, 30-40 साल से वैज्ञानिक एविडेंस क्लियर है कि एक पूरा साइंस है साइको इम्यूनोलॉजी का। जो मेरी मनोस्थिति है, मेरी विचारधारा है, वो और मेरा इम्यून सिस्टम एक दूसरे से संबंधित रहता है। जाहिर है कुछ जेनेटिक इश्यूज हैं, अनुवांशिक पहलू हैं मेरे इम्यूनिटी सिस्टम के। एक तो जेनेटिक है, एक दूसरा मेरी लाइफस्टाइल पर है, मेरी जीवन शैली कैसी है, तीसरा मेरी मनोस्थिति पर। तो हम ये समझ लें, आपका सवाल बहुत अच्छा है, कि फिजिकल इम्यूनिटी भी साइकोलॉजिकल स्टेटस से संबंधित है। तो अगर मेरा इम्यून स्टेटस कम भी है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो अगर मैं मॉडरेट एक्सरसाइज करूं और अपनी विचारधारा पॉजिटिव रखूं, तो मेरी इम्यून स्टेटस इंप्रूव हो सकती है। दूसरी तरफ अगर मेरा इम्यून स्टेटस शुरू से अच्छा था, लेकिन मैं प्रभावित होकर अगर नेगेटिव सोच करूंगा, तो मेरा इम्यून स्टेटस कॉम्प्रोमाइज होगा। यही जो मैं शुरू में बात कर रहा था ना अश्विनी जी, कि हमारी मनोस्थिति कैसी, हमारी जीवन शैली की, उस पर डिपेंड करेगा हमारा स्वास्थ्य। सही बात है। और दूसरा इससे संबंधित फिजिकल इम्यूनिटी का दूसरा पहलू है साइकोलॉजिकल रेजिलियंस। तो साइकोलॉजिकल रेजिलियंस भी, हालांकि हमने जैसे कहा सांस्कृतिक रूप से क्रॉस कल्चरली देखें तो यूरोप अमेरिका के बनिस्बत मुकाबले अफ्रीका एशिया में अच्छी है, बहुत अच्छी है रेजिलियंस। लेकिन हमारे देश में भी, हमारे समाज में भी 100 या 1000 या 1 लाख लोगों में वो अलग अलग रहेगी। कुछ साथियों में बहुत ज्यादा रेजिलियंस है, कुछ में मॉडरेट है, कुछ में कम है। तो अगर रेजिलियंस कम है तो उसको पॉजिटिव करने के तरीके हैं। सबसे पहले अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो उनको कम करिए, पॉजिटिव थॉट्स बढ़ाइए। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों की कंपनी में रहिए जो आपके पॉजिटिव थॉट्स बढ़ाएं। लॉकडाउन में भी शिथिल होके बिस्तर पे मत पड़े रहिए, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करिए। खाने पीने का बहुत महत्व है। अब गर्मियां भी शुरू हो गई है, बहुत सीवियर समर शुरू हो गया है। इनफ वाटर, इनफ लिक्विड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स इज इंपॉर्टेंट। ताजा फल और सब्जियां मायने रखती हैं। तो हमारी खाने पीने की, रहन सहन, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, और जो दूसरा होता है, ऐसे समय में तनाव के कारण और अकेलेपन के कारण बढ़ जाती है तंबाकू और शराब का सेवन की मात्रा। वो फिजिकल इम्यूनिटी को और साइकोलॉजिकल रेजिलियंस दोनों को कम करेगा, तो वो भी जरूरी है। एक बार फिर संक्षेप में कहें, फिजिकल एक्टिविटी, खानी पीनी,
तंबाकू और शराब का सेवन कम, और पॉजिटिव थॉट एंड इमोशंस, 4 चीजें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें जो आपने बताई हैं ये लोगों के बहुत काम की चीजें हैं, और खासकर वो चीजें जिन पर आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है और उसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी काम की जानकारियां बताने के लिए। बहुत अच्छा। तो इस हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन विज्ञान की ताजा तरीन और विश्वसनीय खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार।